हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि अब बोर्ड पेपर का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा है। मोस्टली लास्ट फरवरी या स्टार्टिंग मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे बोर्ड पेपर की कोई डेट नहीं आई है, ना तो स्कीम आई है, लेकिन लास्ट दिसंबर तक आ जाएगी, डेट आ जाएगी कि कब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं वो लास्ट फरवरी या स्टार्टिंग मार्च में स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी सीक्वेंस में ही रहेंगे। ज़्यादा तो अंतर रहता नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, यानी कि लास्ट फरवरी और स्टार्टिंग मार्च में ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने। खैर वो तो अलग की बात है, बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे ही, वो तो फिक्स ही है। हमको क्या करना है, अभी तक जो हमारा टाइम था, अब तक हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10th में हैं, चाहे छोटा स्कूल हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, डजंट मैटर। अभी तक आपका काम कितना था कि टीचर की भी केवल यही ड्यूटी रही अभी तक कि वो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको आता है नहीं आता ये आपकी प्रॉब्लम। आपको समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन उनकी ड्यूटी ये थी कि सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया, और जैसे कहीं पे सिलेबस अभी नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो वो लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, दिसंबर में पूरा वो ख़त्म कर देंगे। तो केवल सिलेबस कंप्लीट करने से तो हमारी बोर्ड पेपर की तैयारी हो नहीं जाएगी। हमको क्या करना है, अब जो टाइम है हमारा, अब हमको तैयार करना है। हमको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है और उसके आंसर हमको कैसे देने हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है और आंसर हमको कैसे लिखना है, ताकि हम आराम से बोर्ड पेपर में गुड मार्क्स सिक्योर कर सकें। जो बच्चे अभी याद नहीं किए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको ना तो थ्योरी पे कमांड है, ना ही न्यूमेरिकल पे कमांड है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। वो अब अपनी स्टडी शुरू कर दें, नहीं तो फिर बोर्ड पेपर में काफ़ी आपको दिक्कत होगी, और जितना आपने अपेक्षा की है नंबर लाने की, उतना आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अब जब आप मेहनत नहीं करेंगे, बोर्ड पेपर में जो आनी है वो चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलेंगे हमको, और नंबर नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मन में निराशा रहती है, मन में एक दुख रहता है, क्योंकि हमको बार बार तो बोर्ड एग्ज़ाम देना नहीं कि चलो ठीक है इस बार फेल हो जाए अगली बार फिर से देंगे। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। तो अपनी तैयारी करना है। अब हमको देखना है कि पेपर में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसका सही ढंग से हम सरल भाषा में उत्तर कैसे दें, सही ढंग से और सरल भाषा में आंसर कैसे दें, ये अब हमको सीखना है, इसमें फोकस करना है। तो हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है साइंस में, जिसमें बायो के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहेंगे, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको आने चाहिए। अगर आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बोर्ड पेपर देना है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो आप कुछ ना करें, केवल क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको उसके आंसर आ रहे हैं, अपने कॉपी में आंसर लिखिए, बस ठीक है। वीडियो देखिए या ना देखिए वो अलग की बात है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आप देखिए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देख के अगर आपको इनके आंसर आ रहे हैं तो आप इनके आंसर लिख लीजिए, और ठीक है स्किप करिए वीडियो को। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उनके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप उनको देखिए, वीडियो से सीखिए। और जैसे आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप पढ़ रहे हैं अपने मन से, बुक में क्वेश्चन मिला, या आपके स्कूल एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो सॉल्यूशन होगा वो हम प्रोवाइड कराएंगे। बोर्ड में 5 क्वेश्चन नोट हैं, और जो कि केमिस्ट्री के हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जो क्वेश्चन ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखे या हिंदी में नहीं लिखे तो वो मैं आपको ऐसे ही बोल के बता दूंगी, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, इनको आप रीड करिए। और क्या आपको इनका आंसर पहले से पता है? अगर आपको इनका आंसर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी ठीक चल रही है।
सही से आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको इनका आंसर नहीं आ रहा तो आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है और सीखना है। वही सीखने और सिखाने के लिए हम आए हैं। नहीं आ रहा, कैसे आएगा, कैसे लर्न करना, ये हम आपको बताएंगे। इनका आंसर कैसे लिखना है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड में नोट है। पहला क्वेश्चन है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। ये केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में है ये। वाई फायरफ्लाई ग्लो एट नाइट। वाई फायरफ्लाई ग्लो एट नाइट। आप सभी ने जुगनू देखा है, उसमें कुछ लाइट जैसे जलती है, जुगनू में लाइट जैसे जलती है उड़ते हुए, और उड़ते रहते हैं वो, और लाइट उन पे जलती रहती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, हमको इसका आंसर बताना है, लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, लघु उत्तरी में पूछा गया है। आंसर देने का क्या कॉन्सेप्ट है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें तो रट नहीं सकते। अगर आप रट रहे हैं, सारी थ्योरी रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे। एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, उसके बाद भूल जाएगी। कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ भी है, इंग्लिश भी है, SST भी है, हिंदी भी है, साइंस भी है। सभी में कमांड चाहिए, सभी के पेपर होने, सभी हमको लर्न करने। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ें रट सकें। हम क्या कर सकते हैं, हमको करना क्या है कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। उस चीज़ से रिलेटेड हमको 1-2 वर्ड याद रखने हैं, जो उसका मेन पार्ट है, जो उस आंसर का मेन पार्ट है, उसको याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर अपने आप बना सकते हैं। आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप आंसर बहुत ही आराम से बना सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता है जो कि सही हो। अगर आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत सही जानकारी पता है तो आप अपने लैंग्वेज में आंसर को बना लेंगे, और टीचर को भी कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज चाहे जो हो, मेन बात देखी जाती है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या वो उसका सही रीजन है। अगर ऐसा है तो फिर वो आराम से नंबर दे देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। तो देखिए, जो जुगनू होता है उसमें एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन का नाम क्या है, ल्यूसीफेरस। उस प्रोटीन का क्या नाम है, ल्यूसीफेरस। प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफेरस। प्रोटीन का नाम क्या है, ल्यूसीफेरस। तो हम क्या कहेंगे, जुगनू में एक प्रोटीन पाया जाता है, या जुगनू में ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जो ल्यूसीफेरस है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो ल्यूसीफेरस है वो कैसे लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है, एक नाम है लेसिफर, जिसका मतलब होता है लाइट बियरर, जिसका मतलब होता है लाइट बियरर, लाइट को ले जाने वाला। ल्यूसीफेरस बना है लेसिफर से, जिसका मतलब होता है लाइट बियरर। तो जो ल्यूसीफर प्रोटीन होता है ये जुगनू में पाया जाता है, और रात के टाइम पे जो जुगनू है वो ऑक्सीकरण क्रिया कर लेता है। वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे ये ऑक्सीकरण कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। जुगनू में ल्यूसीफेरस प्रोटीन पाया जा रहा है, और यही ल्यूसीफेरस प्रोटीन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है, तब फिर वो चमकने लगता है। तो फिर उसमें से कुछ लाइट निकलती है जो चमकती हुई दिखती है। दिन में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि दिन के टाइम पे जुगनू पेड़ पौधों की पत्तियों के नीचे छिपे हुए रहते हैं, और जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से हमको कुछ दिखता ही नहीं है। सनलाइट में हमको कुछ नहीं दिखता कि जुगनू कहाँ है। अगर हम जुगनू को ढूंढें तो फिर वो दिखेंगे और चमकेंगे भी। लेकिन रात के समय पे अंधेरा हो गया है, तो कोई चीज़ थोड़ी सी भी अगर जल रही है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम देख सकते हैं, आराम से हमको पता चल जाएगी। तो इसी वजह से रात में हमको जुगनू जलते हुए चमकते हुए दिखते हैं। जुगनू कलर थोड़ा येलो ग्रीन मिक्स सा रहता है, येलो और ग्रीन का मिक्सचर रहता है। देखा है आपने जुगनू को चमकते हुए, जो गांव से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने तो देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। हमारे शहर में भी कभी कभी रात में जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, गार्डन वगैरह में, वहाँ पे भी जुगनू उड़ते हुए दिख जाते हैं। तो जुगनू में
क्या होता है, ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीकरण करके चमकता है। कहीं कहीं या पहले किताबों में एक वर्ड देता था फास्फोरस, पहले की बुक में कहता था कि फास्फोरस की वजह से जुगनू चमकता है, जो कि गलत है। पहले साइंटिस्ट ने बताया, अपना रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट को लगा कि फास्फोरस की वजह से है, तो कुछ टाइम तक सभी लोग यही मान रहे थे कि फास्फोरस की वजह से चमकता है। लेकिन फिर रिसर्च और बढ़ी और अदर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो फिर उन्होंने निकाला कि नहीं, फास्फोरस की वजह से नहीं होता है, ल्यूसीफेरस नामक एक प्रोटीन होता है जिसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से जुगनू रात में चमकते हैं। ल्यूसीफेरस का जब ऑक्सीकरण हो जाता है, इस वजह से जुगनू चमकते हैं। और जो ल्यूसीफेरस प्रोटीन है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C11H8N2O3H2। C11H8N2O3H2 ये ल्यूसीफेरस प्रोटीन का फॉर्मूला है। C11H8N2O3H2 ये इसका फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, ना ही आपको फॉर्मूला लिखना है, कि जानकारी के लिए ये फॉर्मूला हमने बता दिया। ठीक, तो हमको इसका आंसर क्या लिखना है, जुगनू में ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन होता है जिसका ऑक्सीकरण होने की वजह से रात में जुगनू चमकते हुए दिखते हैं। इसको अगर हमको इंग्लिश में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे फायरफ्लाई आर ग्लो एट नाइट बिकॉज in fireflies luciferous protein are found and luciferous protein are oxidized with their substrate। अपने यौगिकों से, अपने अवयवों से ऑक्सीकरण करता है और इस वजह से चमकता है। तो जो जुगनू हैं वो भी दो टाइप के हैं, एक मेल और फीमेल। जो फीमेल जुगनू होते हैं, जो फीमेल फायरफ्लाइज होती हैं, उनके पास पंख नहीं होते हैं, इस वजह से फीमेल फायरफ्लाइज उड़ नहीं पाती। जो मादा जुगनू हैं वो उड़ नहीं पाती, वो एक ही जगह पे चमकते हैं। और जो मेल फायरफ्लाइज हैं, नर जुगनू हैं, वो उनके पास पंख होते हैं, नर जुगनू के पास पंख होते हैं और वो उड़ते रहते हैं, उड़ते हुए चमकते हुए इधर उधर चलते रहते हैं। तो कुछ उड़ते हैं, कुछ नहीं उड़ते हैं, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा सा बता दिया ताकि आपको पता रहे। कुछ उड़ते हुए चलते हैं, कुछ नहीं उड़ते हैं। जो नहीं उड़ते हुए चल रहे हैं वो फीमेल हैं, जो उड़ रहे हैं वो मेल हैं। फीमेल में पंख नहीं होते हैं, मेल में पंख होते हैं। तो ये बात की हमने पहले क्वेश्चन की, रात में जुगनू क्यों नहीं चमकते हैं। आई होप आप सभी को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। आप इसका आंसर लिख भी लेंगे, अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, तब तक बोर्ड साफ कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब। इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 100% रहता है। इस चैप्टर से, इसके अगले चैप्टर से, ये मैटर नहीं करता, लेकिन इस फॉर्मेट से जरूर पूछा जाता है क्या होता है जब। क्या होता है जब जिंक का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। What happens when a strip of zinc is dipped into copper sulfate solution? जिंक के स्ट्रिप को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहला, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। जिंक का सिंबल है Zn, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। अब क्वेश्चन ने कहा जिंक में कॉपर सल्फेट को मिला देना है या कॉपर सल्फेट में जिंक को मिला देना है, तो हम क्या लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक को हमने कॉपर सल्फेट में मिला दिया तो क्या होगा, ये जो कॉपर है ये हट जाएगा और कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक SO4, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाया तो बन गया क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से।
जो जिंक है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में जाएगा और कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा और उसकी जगह में अपना बैठ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर एंड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट। जो जिंक होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह में अपना आके बना लेगा जिंक सल्फेट और सॉल्यूशन में कॉपर अलग हो जाएगा। यही इसका हम आंसर लिखेंगे। ये रिएक्शन लिखेंगे और फिर जो लैंग्वेज बताई गई। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में रिएक्शन सही की, रिएक्शन सही आप कैसे करेंगे, अगर आपको कॉपर सल्फेट फॉर्मूला याद है तो आप कर लेंगे। आपने रिएक्शन सही की है तो 2 नंबर आपको बड़े आराम से तुरंत दे दिए जाएंगे। अगर आपने रिएक्शन सही नहीं लिखी, लैंग्वेज लिख लगाए हैं, लैंग्वेज 2 पन्ने का लिखे और रिएक्शन नहीं लिखी या लिखी है तो गलत लिखी, तो पूरा काट दिया जाएगा, पूरा काट दिया जाएगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। मेन क्या है, मेन आपकी रिएक्शन देखी जाएगी। अगर आपने रिएक्शन सही लिखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सही। समझ गए आप, हमने क्या किया, जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाया, कॉपर यहाँ से हटेगा, अलग हो गया और कॉपर की जगह जिंक आके बैठ गया, बन गया जिंक सल्फेट। SO4 को हम सल्फेट कहते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा कि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है और जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक कॉपर को हटा करके जिंक सल्फेट बना लेता है। समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब रिएक्शन के टाइप आपको हमने पढ़ाए थे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई थी, बस आपको वही लिखना है। आपके स्कूल में भी कराया गया होगा, नहीं कराया गया तो यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि विस्थापन मतलब हटा देना, विस्थापित कर देना। तो विस्थापन अभिक्रिया में भी यही होता है। जो अभी आपने पढ़ा कि जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की, उसी रिएक्शन को यहाँ पे हम डिफाइन करना है, बताना है। जो अभी रिएक्शन आपने पढ़ी ये इसी का एक एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का ही वो एग्जाम्पल है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ले लेते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को हटा देगा और उसकी जगह में अपना आ जाएगा, इसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड टेक इट प्लेस, और उसका स्थान ले लेता है, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कोई भी ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा पावरफुल है तो कम वाले को वो हटा देता है, परेशान करता है। या ये कहें वो ज़्यादा ताकत दिखा सकता है, वो ज़्यादा क्रियाशील है, वो अगर पावरफुल है, ऊंचे पद में है तो छोटे वाले को आराम से हटा सकता है। जैसे आप सभी क्लास में रहते हैं, जब क्लास में टीचर इंटर करते हैं तो आप लोग उठते हैं, स्टैंड अप होते हैं, टीचर का वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचर हैं वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, नॉलेज में भी एज में भी वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए आप उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उठते हैं। अगर टीचर बोलें कि आप यहाँ से हटो, हमें बैठना है, तो आप हट जाएंगे, यानी कि वो पावरफुल हैं तो आपको हटा के आपका प्लेस ले सकते हैं। यानी कि जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम वाले को हटा सकता है और कम वाले को हटना भी पड़ेगा क्योंकि वो कम क्रियाशील है, क्योंकि वो उसके पास पावर कम है, पैसा कम है। समझ गए आप? यही चीज होता है विस्थापन अभिक्रिया में। इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम कहें इसकी रिएक्शन लिखने को तो इसकी रिएक्शन वही हम जिंक वाली लिख देंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इरिवर्सिबल, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये इसकी हम रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद कहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस, दो पदार्थ अपने आयनों का इंटरचेंज कर लेते हैं।
अपने आयनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। जब दो पदार्थ अपने आयनों का आपस में बदलाव कर लेते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। When two substances exchange their ions, it is known as double displacement reaction। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये दो कंपाउंड हैं, ये दो सब्सटेंस हैं। ये क्या करेंगे? अपने आयनों का बदलाव कर लेंगे। Ag के पास NO3 है, Na के पास Cl है, तो ये जो Cl है ये Ag के पास आ जाएगा, बन जाएगा AgCl प्लस, और ये जो NO3 है वो Na के पास चला जाएगा और बन जाएगा NaNO3। तो इन्होंने क्या किया? अपने आयनों का बदलाव कर लिया। ये माइनस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में। तो जो प्लस वाला है वो माइनस के पास जुड़ जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस के पास जुड़ जाएगा। तो NO3 Na के पास और Cl Ag के पास जुड़कर बन गया AgCl प्लस NaNO3। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसकी जगह पे अपना आ जाता है, उसका स्थान ले लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में, द्विविस्थापन में, कोई दो पदार्थ अपने आयनों का बदलाव कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ में आ गई, रिवाइज हो गया। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पदार्थ X के विलयन का प्रयोग सफेदी करने में करते हैं। कोई पदार्थ है जिसका नाम हमको नहीं पता है, उसका नाम मान लिया हमने X, या क्वेश्चन ने मान लिया X। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। किसी पदार्थ X के विलयन का प्रयोग हम सफेदी करने में करते हैं। X कोई पदार्थ है जिसका उपयोग हम काहे में करते हैं? वाइट वॉशिंग करने में, सफेदी करने में, या पुताई करने में कह दें। दीवालों पे पुताई होती है, वाइट वॉश होता है, उसमें करते हैं। और X का नाम बताना है आपको और फॉर्मूला बताना है। तो आप बताइए, दीवालों में हम क्या करते हैं? प्लास्टिक पेंट करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक पेंट की बात नहीं की गई। प्लास्टिक पेंट के अलावा क्या करते हैं? प्लास्टिक पेंट का जब जमाना नहीं था उसके पहले क्या करते थे? दीवालों में चूने की पुताई होती थी, चूना पोत दिया जाता था सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए। तो वही यहाँ पे यूज किया गया है। कहा है कि पुताई करने में करते हैं, सफेदी करने में करते हैं। सफेदी करने में किसका प्रयोग करते हैं? चूने का। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो बिना बुझा हुआ चूने की बात की गई है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम सफेदी करने में करते हैं। तो लिखेंगे X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला CaO। इसके बाद आगे कहा है कि सूत्र व नाम लिखिए, फिर इसकी क्रिया जल से कराइए। X की जो रिएक्शन है वो किससे करानी? वाटर से करानी है। X क्या है? CaO, यानी कि CaO प्लस H2O। इसकी रिएक्शन हमने जल से कराई तो क्या बनेगा? बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन, ये H2, ये O, ये चारों आपस में जुड़ के बन गए OH का होल ट्वाइस, Ca उसी तरह ऐड हो गया। CaOH का होल ट्वाइस किसका फार्मूला है? ये बुझा हुआ चूने का फार्मूला है, स्लेक्ड लाइम का, और ये क्विक लाइम का है। X का नाम क्या होगा? X का नाम, नेम ऑफ X इज क्विक लाइम एंड फॉर्मूला इज CaO। जब इसकी हमने रिएक्शन कराई CaO प्लस H2O तो बन गया CaOH का होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। अगले क्वेश्चन में कहा लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी हमने कराया था जो कि यूट्यूब में भी अवेलेबल है, जिसमें लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में रिएक्शन कराई गई थी। तो बेसिकली क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है और जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड विलयन बनाते हैं, तो वो भी ब्लू कलर का बनता है। और जब हम उसमें लोहे की कील डालते हैं, और जो लोहे की कील डाल रहे हैं वो जंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें जंग ना लगा हुआ हो, उस कील को उसमें डुबोते हैं तो फिर वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है। कील Fe, लोहे की कील में Fe होता है आयरन की, लोहे की कील को डाला तो उसमें रिएक्शन करता है और जो लोहे कील Fe है कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है और फेरस सल्फेट FeSO4 बना लेता है। तो विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसमें भी आपको रिएक्शन ही लिखनी है और रिएक्शन लिखने के बाद आप लैंग्वेज लिखेंगे। लोहे यानी कि Fe, लोहे की कील यानी Fe, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, इसकी रिएक्शन हमने कराई तो क्या होगा, Fe ज़्यादा क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, Fe कॉपर को हटा देगा, कॉपर अलग हो गया और Fe कॉपर की जगह आ जाएगा, बन जाएगा FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट। कॉपर हट गया, FeSO4 बन गया, इसी वजह से सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हो जाता है, नीले से हरा हो जाता है। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। जब इसमें लोहे की कील डालते हैं तो फिर वो हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है यही हमको बताना है। तो हम क्या बताएंगे, जो लोहे की कील है, लोहा यानी कि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, हटा करके फेरस सल्फेट बना लेती है और विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। ये हम इसके आंसर में लिखेंगे। तो आपको इन क्वेश्चन की बात समझ में आई, इनका आंसर आपको कैसे लिखना है ये समझ में आया। आप एक बार इनका आंसर लिख के ज़रूर ट्राई कीजिए, लिख के देखिए और क्या गलती हो रही है, कहाँ पे आप भूल जा रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं, ये देखिए आप।